अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 4, यानी इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 और 71 हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें याद रखें कि जो भी आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम नोट्स देखेंगे वो बुक ही की वर्डिंग्स हैं, बुक ही की लाइंस को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से नहीं लिखी गई। तो इन दिस वीडियो द वर्डिंग्स आर सेम एज इन द टेक्स्ट बुक। तो बेटा जो मैंने अगर कोई हेडिंग लगाई हुई इसमें, तो आप वही वाली हेडिंग अपनी किताब में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जिस तरह मैंने नोट्स बनाए हुए हैं आपको भी मिले, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स मौजूद हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तमाम चैप्टर्स की वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में उनके नोट्स जो हैं वो मैंने कॉपी कर रखे हैं। आप भी वहाँ से कॉपी कर लें। लो मेरा बेटा, आज का टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मेरे बच्चों, पॉइंट 1, फिज़िकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, ये दोनों चेंजेस हमेशा या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से होगी, यानी कि हीट या तो एब्जॉर्ब हुई होगी या फिर आखिर पर हीट निकलेगी, हीट खारिज होगी एंड पर। गॉट इट? तो फिज़िकल और केमिकल चेंज हो ही नहीं सकती हीट के या तो लिए या फिर हीट दिए बगैर, ये हो ही नहीं सकती। तो हमेशा अब फिज़िकल चेंज जिसमें कोई कीमियाई तब्दीली नहीं आई, जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आई, या कोई केमिकल चेंज जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर तब्दीलियाँ आ गई हैं, इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड से मुराद टुगेदर विद। तो ये हमेशा किसके साथ होती है? या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या फिर एवोल्यूशन से मुराद खारिज होना। एवोल्यूशन वर्ड इवॉल्व से निकला है, इसका मतलब है खारिज होना। पॉइंट नंबर 2 कहता है हीट विच इज़ इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ दैट रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। डिफाइन हीट ऑफ रिएक्शन। आपने कहना है द हीट विच इज़ इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसको मार्क कर लो। पॉइंट नंबर 3, केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी खारिज होती है उन्हें एक्सो का मतलब जान दो और थर्म का मतलब हीट। एक्सो एग्जिट से निकला है, एग्जिट से मुराद खारिज होना, बाहर निकलना। तो केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी खारिज होती है, इवॉल्व होती है, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जबकि वाइल दोज इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडो से मुराद आंदेव, थर्म से मुराद थर्म, एंडो मीन्स एंट्रेंस और थर्म मीन्स हीट। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को जज्ब कर लेते हैं, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, हीट विच इज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन गोज टू द सराउंडिंग्स। कहता है अगर कोई रिएक्शन आप किसी बीकर में कर रहे हो और बीकर में मौजूद केमिकल को सिस्टम कहते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा। अगर सिस्टम के अंदर से हीट खारिज हो रही है तो बेटा सराउंडिंग में बीकर आता है, तो वो बीकर के अंदर आप रिएक्शन कर रहे थे तो बीकर गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम की हीट बीकर में गई है। हीट विच इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन गोज टू द सराउंडिंग एंड द कंटेनर इन विच सच अ रिएक्शन इज बीइंग कैरीड आउट। और जिस कंटेनर में आप ये वाला रिएक्शन कर रहे होगे वो गर्म हो जाएगा, इट विल गेट हॉट। सो द कंटेनर इन विच सच अ रिएक्शन इज बीइंग कैरीड आउट गेट्स हॉट, वो गर्म हो जाएगा। कन्वर्सली अगर मैं इसको ऑपोजिट सोचूं, तो अगर कोई रिएक्शन, कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कंटेनर ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी हीट भी सिस्टम में चली गई है, तो सराउंडिंग्स ठंडी पड़ जाएंगी। तो कन्वर्सली, ऑपोजिटली, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। डिक्रीज से मुराद कम कर देना टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, तो कंटेनर के टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा। ले जनाब, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और लिक्विड वाटर बनाते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रहे। केमिकल इक्वेशन देखें अपनी अपनी किताबों पर या स्क्रीन पर। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसको 2H2 नहीं कहना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद, प्लस को रिएक्ट्स विद कहेंगे, ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर, प्लस का मतलब एंड 571.6 किलो जाउल्स ऑफ एनर्जी
खारिज हुई है, 7 बनी है, निकली है बाहर। तो 571.6 किलो जॉल्स हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इतनी एनर्जी खारिज हुई है। इफ़ द एनर्जी इवॉल्व्ड इज शोन सेपरेटली, अगर हम इसको सेपरेटली लिखना चाहें, हम प्लस नहीं लिखते, प्लस 571 नहीं लिखेंगे, और हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें चेंज इन एंथैल्पी की शक्ल में, दैट इज डेल्टा एच की शक्ल में, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू 571.6 किलो जॉल के साथ माइनस लिखना होगा। ये हम पिछले लेक्चर्स में जिक्र कर चुके हैं कि चेंज इन एंथैल्पी माइनस में लिखी जाएगी, क्योंकि सिस्टम में इतनी हीट की कमी हुई है, इतनी हीट बाहर निकली है, केमिकल्स के अंदर इतने हीट कंटेंट कम हुआ है, तो इसलिए हम उसको -571.6 किलो जॉल्स की मद में लिखेंगे। द सेम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। अगर बेटा मैं ये ऊपर मौजूद इक्वेशन को रिवर्स कर दूं कि 2 मोल्स ऑफ पानी टूट जाएं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो बेटा याद रखो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। देखो, अगर आप किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, हॉस्पिटल वालों ने आपको अंदर जाने की इजाज़तनामा, मतलब आपको कोई विजिटिंग कार्ड दिया है कि आप ये कार्ड पहन लें, आप हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं तो आप ये कार्ड पहन लें। तो जब आप वहाँ से वापस निकलेंगे, बाहर आएंगे, तो आपको वो कार्ड उनको वापस करना होगा। इसी तरह जो रिएक्शंस फॉरवर्ड जाते हुए अगर एनर्जी खारिज कर रहे हैं, हीट खारिज कर रहे हैं, तो बेटा वो रिवर्स आते हुए, पहले अगर उन्होंने खारिज की थी तो रिवर्स आते हुए वो एब्जॉर्ब करेंगे। गॉट इट? The same amount of energy will be absorbed when the reaction will move in the backward reverse direction. यानी अगर पानी डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्हें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी बनते वक्त अगर खारिज हुई थी तो पानी टूटते वक्त वो जज्ब होगी। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल आ गई, ऊपर भी एक्सोथर्मिक की थी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब ये भी एक्सोथर्मिक की। याद रखें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक्सोथर्मिक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सोथर्मिक है। और ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर एक्सो है, जबकि वाटर का जो डीकम्पोज होना है उसका टूटना एंडो है, यानी उसका उलट एंडो है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 393.5 किलो जॉल्स एनर्जी साथ बनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड 393.5 किलो जॉल्स एनर्जी बाहर निकली है। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और 393.5 किलो जॉल्स हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ रिवर्स डायरेक्शन, अगर बेटा मैं रिवर्स करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस तोड़ूंगा कार्बन और ऑक्सीजन में, तो जितनी हीट खारिज की है उतनी ही हीट ये अब एब्जॉर्ब करेंगे। So when this reaction is carried out in the reverse direction backward, the same amount of energy will be absorbed, और वो कितनी होगी? 393.5 किलो जॉल्स। अगर मैं एंथैल्पी चेंज लिखूं तो डेल्टा एच इक्वल्स टू -393.5 किलो जॉल पर मोल लिखूंगा। और माइनस क्यों लिखूंगा? क्योंकि सिस्टम के अंदर इतनी एनर्जी में कमी आई है, सिस्टम के अंदर इतनी एनर्जी में कमी आई है। सो बोथ द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, were the examples of what? Exothermic changes. अब चलते हैं हम एंडोथर्मिक चेंजेस की एग्जांपल्स की तरफ। फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट द एंडोथर्मिक चेंजेस। अब रिएक्शन क्या है जी? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। HI को आपने हाइड्रोजन आयोडाइड कहना है। सो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद आयोडीन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, अब ऊपर वाली इक्वेशन में तो हम प्रोडक्ट के साथ प्लस करके तो लिख देते थे वो अमाउंट, और फिर डेल्टा एच को बाद में जिक्र करते थे। मेरा बेटा आपने ये 53.08 किलो जॉल्स को रिएक्टेंट्स में नहीं लिखना। गॉट इट? आपने इसका जिक्र रिएक्टेंट्स में नहीं करना। तो डेल्टा एच कितना हुआ? प्लस 53.08 किलो जॉल्स। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि जनाब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, सिस्टम में इतनी एनर्जी का इजाफा हुआ है। तो डेल्टा एच प्लस 53.08 प्लस का मतलब अंदर सिस्टम में केमिकल्स में इतनी एनर्जी का इजाफा हुआ है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज डेल्टा एच इक्वल्स टू 53.08 किलो joules. So hydrogen gas reacts with solid iodine only at high temperature, and and 53.08 kilojoules of heat energy is absorbed. लें जी, इसकी दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ NO in the air due to the lightning in the clouds. लो बेटा, क्लाउड्स के अंदर कहीं बिजली चमकी, बिजली चमकने पर हवा की नाइट्रोजन
रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NO गैस। ठीक है जी, तो ये डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 180.6 किलो जॉल्स है, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि अंदर सिस्टम में दैट इज वो मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी एनर्जी का इजाफा हुआ है और इतनी एनर्जी, इतनी हीट एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब हुई है। अब एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है बेटा, स्पोर्ट्समैन फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, या कोई भी अगर कोई आप स्पोर्ट्स कर रहे हो और स्पोर्ट्स में आपको पता है कि चोट लग जाती, उसी वक्त आपने देखा होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ग्राउंड के अंदर दौड़ते हुए आते हैं, और अगर कहीं बॉल लग जाए या कुछ लग जाए तो बेटा वो बैग में से पैक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पैक्स, कुछ पैकेट्स निकालते हैं, उसके ऊपर कोई बटन या कोई चीज़ लगी हुई होती है, वो उसको दबाते हैं, अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। तो कुछ चोटें हैं जिन्हें आपने फ़ौरन या तो कूलिंग देनी होती है, फॉर एग्जांपल कहते नहीं है बर्फ़ दी टिकोर कर, इसके ऊपर कोई ठंडी चीज़ की टिकोर करो, तो कुछ में कूलिंग दें तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, मसल को आराम मिलता है, और कुछ में हॉट पैक्स की ज़रूरत होती है। कुछ में किसकी ज़रूरत होती है? तो कुछ में हॉट पैक्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब चोट लग गई है, फिजियोथेरेपिस्ट आया है, उसने बैग में से या कूलिंग पैक्स निकाले या हीटिंग पैक्स निकालें, तो वो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जनाब आपने मसल को आराम देना है, यहाँ पे इसको गर्म टिकोर करें या इसको ठंडी टिकोर करें। तो हीट एवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज यूज्ड इन सेल्फ हीटिंग और सेल्फ कूलिंग पैक्स। तो बेटा इन पैक्स के अंदर ऐसे केमिकल्स डाले होते हैं, वो पैकेट्स में बंद होते हैं, वो बटन दबाने पर या कोई धागा खींचने पर वो केमिकल्स आपस में मिल जाते हैं। उन केमिकल्स के नतीजे में अगर तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो फ़ौरन गर्मी पैदा होगी पैकेट में, और वो पैकेट गर्म टिकोर करने के काम आएगा, तो उनको आप हीटिंग पैक्स बोलोगे। इसी तरह अगर वो कूलिंग पैक की ज़रूरत हो तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स डले हुए होंगे कि वो आपस में जब भी रिएक्ट करेंगे अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और अंदर ठंडक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैकेट जो है वो तो सराउंडिंग है ना, तो सराउंडिंग ठंडा पड़ जाएगा और सिस्टम में सारी एनर्जी चली जाएगी, और वो क्या होगा कि जनाब वो बर्फ़ की टिकोर टाइप, मतलब कूलिंग पैक की टिकोर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है जी, दीज पैक्स कंटेन रिएक्टेंट्स दैट अंडरगोज एन एक्सो या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोवाइडिंग हाई और लो टेम्परेचर। लो मेरा बेटा, ये मैंने कोई 3 हिस्सों में इसको तोड़ा है आपकी किताब को, यानी ये वाला जो टॉपिक है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आज आपने इसका पार्ट 1 देखा है, तो पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। ठीक है, तो पार्ट 2 जो है वो इस टॉपिक का एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।